कल के दिन ट्विटर पर दो पराग ट्रेंड किए। एक तो पराग अग्रवाल, क्योंकि उनकी जॉब हो सकता है एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद चली जाए, और दूसरे रियान पराग, जिनकी जॉब कल की पारी के बाद राजस्थान वाले 1-2 साल के लिए पक्की कर देंगे। भाई साहब नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं रणतंत्र। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में वेलकम। T20 लीग कोई भी जीते या हारे, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को तो बस इस बात से मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप में हमारी बेस्ट टीम जाए, है कि नहीं। 15 साल हो गए हम आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते थे भाई साहब। इसलिए आप बेंगलुरु के फैन हो ना हो, लेकिन विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म होना इस वक्त नेशनल टेंशन का विषय है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार पहले हुआ था कि विराट कोहली बैक टू बैक इनिंग्स में गोल्डन डक पर आउट हो गए हो, और वो था इंग्लैंड दौरे का वो खराब टाइम जब विराट कोहली खराब फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन इतिहास ने अपने आप को दोहराया और इस T20 लीग में विराट कोहली पिछले 2 मैचों में गोल्डन डक पर आउट हुए। ऐसे में सारे भारतीय क्रिकेट फैंस विराट कोहली के लिए दुआ करते हुए मोबाइल फोन पर ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे ये गाना लूप पर सुन रहे थे। ऐसे में जब बेंगलुरु के कैप्टन फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और हमें पता चला कि विराट कोहली ओपनिंग करने वाले, तो लगा कुछ तो डिफरेंट होगा, लेकिन इसके लिए हमें सेकंड इनिंग का वेट करना था। पहली इनिंग में तो बेंगलुरु के बॉलर्स ने जलवा दिखाया। सिराज ने अपने पहले 2 ओवरों में ही पडिक्कल और रविचंद्रन अश्विन को पवेलियन भेजकर बेंगलुरु को धुआंधार शुरुआत दी। जोश हेजलवुड ने टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को पवेलियन भेजकर एकदम ही बेंगलुरु वालों की मौज कर दी बेटे। इस टूर्नामेंट में अब तक जॉस बटलर को जल्दी आउट करना मतलब टूथपेस्ट निकालकर वापस ट्यूब में डालने जितना मुश्किल रहा है। ऐसे में जैसे ही बटलर 8 के स्कोर पर आउट हुए होंगे, बेंगलुरु वालों ने खुशी में एक दूसरे को मैसूर पाक खिला दी होगी। ओवरऑल बेंगलुरु के गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए अंकल स्क्रूज से भी ज्यादा कंजूस नजर आए। ओवर नंबर 11 से लेकर ओवर नंबर 18 तक तो उन्होंने राजस्थान को एक भी बाउंड्री नहीं लगाने दी। लेकिन इस साल पहली बार चमके रियान पराग ने 31 में 56 की पारी खेलकर आग लगा दी। आखिरी 2 ओवरों में उन्होंने 30 रन कूट दिए, जिसकी वजह से राजस्थान एक रिस्पेक्टेबल टोटल यानी 144 तक पहुंच पाया। विंजो ऐप पर जिसने मोहम्मद सिराज, रियान पराग और कुलदीप पर अपना दांव लगाया होगा, भाई साहब लीडर बोर्ड में आप नीरज चोपड़ा के भाले से भी आगे निकल गए होंगे और 10 लाख रुपए जीतने के और करीब पहुंच गए होंगे। जी हां, टूर्नामेंट के एंड तक अगर आपने सही इंपैक्ट प्लेयर गेस किया तो आप 10 लाख रुपए जीत सकते हो, वो भी बिना एक भी रुपया लगाए। जी हां, कुछ नहीं लगाने का और 10 लाख पाने का। कहां पर? विंजो ऐप। और आज होने वाले मैच बोले तो हैदराबाद और गुजरात में क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, ये सही गेस करके भी आपको कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। और इस मैच की एक सैंपल टीम बना के भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और अगर आपकी टीम ने बढ़िया किया तो करोड़ों रुपए डेली जीतने का मौका, क्या समझे? इसलिए मैं फटाफट से विंजो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 500 रुपए का वेलकम बोनस भी पाओ। वीडियो के एंड में टीम बनाने के लिए आओ, ठीक है। मैच की बात करते हैं। कोहली भैया को फॉर्म में आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पिछले 10 इनिंग में वो 5 बार पहली 10 गेंदों के अंदर आउट हुए थे। ऐसे में जरूरी था कि कोहली कल के मैच में किसी तरह 10 गेंदें खेल जाएं। ये तो साफ दिख रहा था कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बल्ले पर बॉल ठीक से लगी नहीं रही थी। लेकिन विराट कोहली किसी तरह 9 गेंद खेल गए। हमें लग रहा था कि बस 1 गेंद विराट भाई और खेल जाएं तो स्याप्पा मुके। लेकिन सलमान भाई ने तो विराट कोहली फैंस के लिए ही तेरे नाम में ये बोला था कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। जी हाँ, कोहली भाई 10वीं गेंद पर ही आउट हो गए। बेंगलुरु फैंस के साथ साथ इंडियन फैंस का भी मंगलवार अमंगल हो गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पावर प्ले के फौरन बाद एक ही ओवर में कुलदीप ने जब फाफ डु प्लेसी और मैक्सवेल को भी आउट किया ना, बैक टू बैक विकेट लिया, तो बेंगलुरु के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए भाई साहब। और बेंगलुरु टीम के मालिकों के दिमाग में एक बार तो आया होगा कि काश एलन मस्क ट्विटर की तरह उनकी टीम भी खरीद ले। लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन रहा ना तो हमारे पड़ोस के शुक्ला अंकल भी इस टीम को न खरीदें। खैर 10 ओवर तक आते आते बेंगलुरु की आधी टीम आउट हो गई थी और बाकी की आधी बोले तो दिनेश कार्तिक क्रीज पर आ गए थे। मैच शुरू होने से पहले राजस्थान के ट्विटर एडमिन ने एक ट्वीट में मजे लेते हुए दिनेश कार्तिक को कहा था कि मुंबई पुणे हाईवे पर ट्रैफिक है, इसलिए आप दूसरा रास्ता ले लें। मतलब साफ था कि राजस्थान वालों को पता है कि उनके लिए खतरा कौन है। मैच में बेंगलुरु तब तक एडवांटेज में है जब तक उनके पास दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक पुणे तो पहुंच गए, लेकिन 1 रन लेते हुए अपनी क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और रन आउट हो गए। इसके बाद टारगेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी और बेंगलुरु बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हसरत, जिसका वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। हालांकि बेंगलुरु की बल्लेबाजी निचले क्रम तक है, लेकिन कल तो पूरी की पूरी बल्लेबाजी निचले स्तर की थी उन लोगों की यार। ना शाहबाज अहमद चले ना हसरंगा, लेकिन इन सबको आउट करके राजस्थान हो गया चंगा। बेंगलुरु लगातार अपना दूसरा मुकाबला हारी और राजस्थान 29 रन से बाजी मारी और टेबल टॉप कर चुकी है पॉइंट्स टेबल पे। जी हाँ, लेकिन आपकी टीम भी बिल्कुल टॉप प्रदर्शन करे, इसके लिए आइए हम आपकी मदद करें। बोले तो विंजो ऐप डाउनलोड करो, डेली हर मैच से पहले उस पे अपनी मस्त कड़क टीम बनाओ और करोड़ों रुपए जीतने का मौका पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया विंजो ऐप, वहां से डाउनलोड करने का और टीम के
क्या बनाने का आज के मैच की, आइए आपको एक सैंपल बना के बताते हैं। सेम टू सेम टीम कॉपी भी कर सकते हो, क्या समझे। हमारे ऑलराउंडर होंगे पंड्या और मार्करम, बल्लेबाजी करेंगे शुभमन गिल, अभिनव मनोहर, केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी। विकेट कीपिंग का जिम्मा उठा रहे हैं निकोलस पूरन, जबकि गेंदबाजी करेंगे नटराजन, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन और उमरान मलिक। कैप्टन हम बनाएंगे हार्दिक पांड्या को, जबकि हमारे उपकप्तान हैं राहुल त्रिपाठी। आप भी फटाफट से अपनी टीम बनाना, लेकिन उससे पहले विंजो ऐप अपने फोन में लाना। कैसे लाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और 500 रुपए का वेलकम बोनस आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी कल सुबह मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर एक और कड़क वीडियो लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्या हो गया विराट भाई, तन्नानी नानी तानी नन्नानी तानी नाना, बस कर, सॉरी। $44 अरब की सबसे महंगी डील क्या पीएम मोदी के इशारे पर हुई? कभी किराए के मकान में रहने वाले मस्क ने सबसे महंगी डील कर ली। सोशल मीडिया पर मोदी का कंट्रोल, फेसबुक, ट्विटर सब मोदी में हुआ। 24 घंटे पहले एक डील हुई। उस डील में ऐसा क्या है कि अमेरिका भी पूरी तरह से डरा है, और डील में ऐसा क्या है कि मोदी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। विपक्ष का एकमात्र हथियार भी एलन मस्क ने छीनकर मोदी के हाथ में पकड़ा दिया है। इसलिए भारत से लेकर अमेरिका तक विपक्षी नेताओं में एक घबराहट देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने ट्विटर को खरीदा है वो मोदी का सबसे बड़ा भक्त है, और अब ट्विटर के जरिए मोदी दुनिया भर में अपना मैजिक दिखा सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहिए तो मोदी भारत में बैठकर अमेरिका से दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 2 साल में 2 ऐसी डील हुई जो बीजेपी को 2 दशक तक सुरक्षित रख सकती है। पहली डील थी 43,000 करोड़ की, दूसरी डील है $44 अरब की। दोनों डील में फायदा मोदी का ही है। किराए के मकान में रहने वाले एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जिस व्यक्ति के घर में एक कंप्यूटर तक नहीं था, वो व्यक्ति अब दुनिया के हर कंप्यूटर और फोन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ट्विटर की डील होते ही कहानी एकदम बदल गई है। अब ट्विटर के नए मालिक हैं टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए की डील की है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसके 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ अमेरिका में हैं। दूसरे नंबर पर जापान है, जहां 5.8 करोड़ लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। वहीं 2.4 करोड़ यूजर्स के साथ भारत नंबर 3 पर है। यानी ट्विटर पर अगर एलन मस्क ने ऐसा माहौल बनाया जो राइट विंग को पसंद आता है, तो फिर तय है कि लेफ्ट विंग की बची हुई सियासत भी खत्म हो जाएगी। मोदी को दिन भर गाली देने वाले यूजर्स के दिन भी पूरे हो गए हैं, क्योंकि मोदी और एलन मस्क की कुछ बातें ऐसी हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो युवाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप समझिए कि ट्विटर पर युवाओं की संख्या इतनी है कि वो बदलाव की बात करें तो सिस्टम बदल सकता है। शाहीन बाग में आंदोलन होता है तो ट्विटर से दुनिया भर में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। दुनिया भर में हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। खास बात यह है कि ट्विटर के 38% यूजर्स युवा हैं। इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। अगर इन सभी आंकड़ों को मिला दें तो दुनिया भर में ट्विटर से किसी न किसी रूप में जुड़े लोगों का आंकड़ा 21.7 करोड़ से कहीं ऊपर निकल जाता है। और ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कौन नहीं करेगा। ट्विटर इतना पावरफुल है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट तक ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त तक ट्विटर राइट विंग पर बोलने वालों पर कार्रवाई करता था। अब एलन मस्क के आने के बाद लेफ्ट विंग वालों पर खतरा छा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डील मोदी के कहने पर हुई? दरअसल एलन मस्क भारत में अपनी टेस्ला कार लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन मोदी ने इजाजत नहीं दी, और अब मस्क को इसकी इजाजत मिल सकती है, क्योंकि मोदी ट्विटर को हथियार बनाएंगे और एलन मस्क भारत के बाजार में अपना जलवा दिखाएंगे। अब ट्विटर का नया रूप कैसा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन फेसबुक की कहानी भी सुन लीजिए। साल 2020 में मुकेश अंबानी ने फेसबुक का 9% शेयर खरीदा था। लगभग वो डील 43,500 करोड़ में हुई थी।
फेसबुक में मुकेश अंबानी की एंट्री से मोदी को कितना फायदा हो रहा है इसका अंदाजा आपको भी होगा। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा 25 से 35 साल के लोग आते हैं और ये वर्ग है जो बदलाव की बात कर सकता है। सोशल मीडिया पर मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। पंजाब में जब उनका काफिला रोका गया तो सोशल मीडिया की वजह से ही पंजाब के तत्कालीन सीएम चन्नी को माफी तक मांगनी पड़ी। डील बेशक एलन मस्क ने की हो, लेकिन फायदा मोदी को होने वाला है और इस बात से भारत का विपक्ष पूरी तरह से सदमे में है। हालांकि जानकारों का दावा है कि अब भारत का वर्चस्व भी दुनिया पर बढ़ेगा। अब सड़क पर नमाज पढ़ी तो थाने उठा ले जाएगी योगी की पुलिस। न लाउड स्पीकर बजेगा, न रोड पर नमाज, न ही शोभा यात्रा होगी। सड़क पर पढ़ रहे थे 150 मुस्लिम नमाज, फिर जो हुआ वो सुनिए। मंदिर से उतरने लगे लाउड स्पीकर, मस्जिद से नहीं आ रही है आवाज। जुम्मे की नमाज भी रोड पर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आगरा में पढ़ते ही एफआईआर हो गई। पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर तनाव है तो यूपी में एक अलग ही माहौल है। यहाँ योगी के आदेश के बाद अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये दावा किया हो कि वो सरकार का आदेश नहीं मानेगा। पहले ये तस्वीरें देखिए, ये मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान है और ये मंदिर से सटी हुई है ईदगाह मस्जिद। दोनों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा लिया गया है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर शुक्रवार को नहीं बजे। अजान तो हुई लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। पास में ही कृष्ण जन्मस्थली से भी कोई आवाज नहीं आई। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर की आवाज भी कम कर दी गई है। लेकिन आगरा में लाउड स्पीकर से भी बड़ा एक मामला आया है। रोड पर नमाज पढ़ते ही पुलिस पहुंच गई और फिर जो हुआ उसकी पूरी कहानी सुनिए। आगरा में इस कहानी की शुरुआत हुई 2 अप्रैल को। आगरा शहर में हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने को लेकर माहौल गर्म था। प्रशासन ने पहले ही मुसलमानों को समझाया था कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन नहीं माने। आगरा के इमली वाली मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद सड़क पर घंटों तक जाम रहा। इसको लेकर हिंदूवादी संगठन ने आपत्ति जताई और फिर पुलिस ने वो किया जिसकी उम्मीद थी। हरियाणा में सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा 1 साल से चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं संभाल पाई। यूपी में पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से मना किया, लेकिन नमाज अदा की गई तो गिरफ्तारी होगी। आगरा पुलिस ने मना किया लेकिन नमाज पढ़ी गई तो पुलिस किसी से डरने और झुकने वाली नहीं है। यूपी बरेली में 3 साल पहले ऐसा मामला सामने आया था जब सड़क पर नमाज पढ़ते ही एफआईआर दर्ज की गई थी। उस वक्त बरेली पुलिस ने 12 मुस्लिम के नाम मुकदमा लिखा, जबकि 100 मुस्लिम का नाम अज्ञात था। हालांकि आप आने वाले वक्त में इस तरह की खबरें और भी देखेंगे। यूपी की सड़क पर नमाज पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि जब शोभा यात्रा पर रोक लग सकती है तो फिर नमाज पर क्यों नहीं? जब लाउड स्पीकर से दिक्कत हो सकती है तो सड़क जाम होने से क्यों नहीं? यूपी में योगी के राज में कहीं भी कोई भी कट्टरता दिखाना मुश्किल होगा। आगरा की खबर दावा करती है यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ना मतलब जेल जाने का रास्ता चुनना होगा। यूपी के मुसलमानों को देखकर दूसरे राज्यों के मुसलमान हैरान हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों ने योगी के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर योगी के खिलाफ जाने की कोशिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सरकार के उस फैसले से नहीं लड़ पाएंगे जो जनता को पसंद हो। सरकार आपको जेल में रखेगी और आपकी गर्मी शांत हो जाएगी। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर के कारण भाईचारा खत्म होता रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि योगी यूपी को ऐसा मॉडल दे रहे हैं जो देश को स्वीकार करना ही होगा। यूपी में योगी का राज है, कोई ऐसा व्यक्ति सीएम नहीं है जो वोट बैंक के लिए यूपी को दांव पर लगा सकता है। इसलिए सबको उम्मीद है सबके धर्म का सम्मान हो, सब शांति से रहें, भाईचारा बढ़े और अगर कोई कानून तोड़े तो उसे बताया जाए कि ये सरकार वोट के लिए माफ नहीं करेगी। हनुमान चालीसा वाले लोग हों या अजान वाले लोग, कार्रवाई दोनों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। गरीब से मांगी रिश्वत तो विधायक ने जड़ दिया बैंक पर ताला। मुर्गा दुकान बंद करवाने वाले विधायक ने पहली बार दिल जीता। योगी का वो विधायक जो सुनता कम है, एक्शन ज्यादा लेता है। ये है बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता नंद किशोर गुर्जर। नियम क्या कहता है, विधायक को फर्क नहीं पड़ता। अक्सर मुर्गे की दुकानों को बंद करवाने के लिए चर्चा में रहते हैं। कहते हैं गाजियाबाद में मुर्गा नहीं बिकेगा, लेकिन इस बार एक ऐसा काम किया है, आप कहेंगे विधायक हो तो ऐसा। दरअसल विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास एक गरीब व्यक्ति एक ऐसी बात लेकर आया कि सुनकर सबका दिमाग खराब हो गया। हमारे सिस्टम में बेईमानी तो कूट कूट कर भरी है, लेकिन ये मामला बेईमानी से भी बड़ा था। पहले सुनिए गरीब के साथ क्या हुआ, फिर सुनिए दबंग विधायक ने कैसे बदला लिया और आप कहेंगे हाँ
कानून हाथ में लेना गलत बात है, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास कुछ गरीब परिवार पहुंचे। उन्हें बताया कि जब वो बैंक से पीएम योजना के तहत 10,000 का लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले रिश्वत मांगते हैं। ऐसा एक दो परिवारों के साथ नहीं हुआ, बल्कि कई परिवारों की यही शिकायत थी। अब 10,000 में रिश्वत सोचकर ही आप कहेंगे हद है। बैंक में कुल 191 लोगों ने लोन के लिए फॉर्म भरा, लेकिन बैंक ने 190 लोगों को अयोग्य बताया और गरीबों को लोन नहीं दिया। ये बात सुनकर नंद किशोर गुर्जर बौखला गए और सीधे बैंक पहुंचे। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में देखिए। योगी स्टाइल के नेता नंद किशोर गुर्जर सीधे HDFC बैंक पहुंचे। बैंक कर्मचारियों से पूछा, ऐसा कैसे होता है? पीएम मोदी ने गरीबों को लोन देने के लिए कहा है, तो फिर क्यों नहीं दिया जाता? मांगने पर रिश्वत क्यों मांगी जाती है? बैंक कर्मियों ने जो जवाब दिया वो सुनकर नंद किशोर गुर्जर बौखला गए और सबको बाहर निकाला। बैंक पर ताला लगाया। बैंक पर ताला लगाने वाले शायद पहले विधायक होंगे और बैंक वालों के साथ ऐसा हुआ है तो लोग कह रहे हैं ये तो सही हुआ, क्योंकि बैंक वाले गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ खून पसीने की कमाई चूसते हैं और जहाँ खून ना मिले वहाँ वो बात तक नहीं करते। बैंक का शटर गिरते ही ताला लगा दिया। हम जानते हैं ये कानून हाथ में लेने जैसा है, लेकिन क्या सिस्टम को सुधारने का कोई दूसरा तरीका है? लोनी विधायक की बात एकदम सही इसलिए लगती है क्योंकि बैंक लोन नहीं देता, जबकि लोन देने का आदेश पीएम मोदी का है। बैंक की शिकायत करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री को खत लिखा और ट्विटर पर लिखा, कोविड काल में सबसे अधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना किसी संजीवनी से कम नहीं, जहां बिना किसी गारंटी के आपको 10,000 की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। लेकिन लोनी के HDFC बैंक द्वारा 191 आवेदनों में सिर्फ एक को स्वीकृति प्रदान करना। ये हाल सिर्फ किसी एक योजना का नहीं है। स्किल्ड इंडिया के लिए युवाओं को लोन का प्रावधान पीएम मोदी ने किया, लेकिन बैंक वालों की धमक के आगे लोन लेना भगवान से मिलने जैसा है। 7 अप्रैल 2015 को पीएम मोदी ने मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की, लेकिन लोन कितनों को और कैसे मिलता है ये सब जानते हैं। अब यहाँ पीएम की गलती नहीं है, हमारे सिस्टम की गलती है। और ऐसे सिस्टम को सुधारने के लिए अगर बैंकों पर विधायक ने ताला लगाया है तो गलत नहीं हो सकता। 10 मार्च को योगी की वापसी होते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे वो चर्चा में आ गए थे। अधिकारी सुन लें, किसी के भी संरक्षण में मांस और मीट की दुकान चल रही है तो उसे तुरंत बंद कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अधिकारी लोनी में रह नहीं पाएगा। लोनी में मांस कटान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोनी में सिर्फ दूध और घी की नदियां बहेंगी, गौ संरक्षण और संवर्धन होगा। ऐसे बयान देने वाले विधायक ने सपा के दबंग नेता मदन भैया को चुनाव हराया था। इसी लोकप्रियता के कारण मदन भैया मजबूत उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव हार गए, क्योंकि जनता के लिए नंद किशोर गुर्जर बैंक पर ताला लगा सकते हैं तो मुर्गा की दुकान भी बंद करवा देते हैं।